हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे और आपको बता दें आज का एडिटोरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको अंत तक बने रहना होगा क्योंकि आज हम स्पेस से जुड़े हुए एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो एक्सप्लेन्ड पेज पर आया हुआ था और मार्स में किस तरीके से एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है, बाकी जो देश हैं वो कैसे वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं मार्स प्लैनेट पर। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी कितना इंटरेस्ट ले चुका है इस पूरे फील्ड में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन को। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। कोटेशन से शुरुआत करते हैं आज की। इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। आइंस्टाइन का ये कोटेशन कई जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जब आप ड्रीम देखते हैं तो उसकी शुरुआत आपके इमेजिनेशन से ही होती है और फिर उसके बाद आप उसके तरफ आगे बढ़ते हैं, आप नॉलेज इकट्ठा करने में लग जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को इमेजिन करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसा समाज चाहते हैं, कैसी सोसाइटी चाहते हैं, कैसा विश्व चाहते हैं। ये आपके इमेजिनेशन पर निर्भर करता है। तो इसको अपने अनुसार, अपने समझ के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल, जीएस पेपर 4 या ऐसे राइटिंग कहीं पर भी। तो आइए आज के डिस्कशन में क्या कुछ खास है मैं आपको बताती हूँ। कोटेशन मिल चुका है, बैकग्राउंडर हम देखेंगे। आज का बैकग्राउंडर काफ़ी साउंड होगा। अ होम फॉर टाइगर, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व की बात करने वाले हैं और क्या प्रॉब्लम है जबकि नंबर्स बढ़ रहे हैं टाइगर्स की, लेकिन जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ रहा है। जबकि एक स्टडी में ये पाया गया कि जो टाइगर हैं वो उनके नेचुरल बिहेवियर में मेन के ऊपर अटैक करने की का जो बिहेवियर है वो नहीं होता है, लेकिन तब भी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से टाइगर और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल में। और इसके अलावा एक डिस्कशन होगा द गवर्नमेंट वी डिजर्व। आपको याद होगा 25 जुलाई के आर्टिकल में हमने शशि थरूर साहब का एक आर्टिकल डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर, और उसी को काउंटर करते हुए नया आर्टिकल लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बिकॉज अगर आपको दोनों एस्पेक्ट को समझना है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, तो आपको ये दोनों आर्टिकल ध्यान से सुनना चाहिए। तो एक पॉजिटिव, हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम के पॉजिटिव फैक्ट्स को उस डिस्कस किया था और आज हम लोग निगेटिव फैक्ट्स को, या यूँ कहें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों सही है, उसको डिस्कस करेंगे। और मार्स मिशन पर जो एक्सप्लेन एनालिसिस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छा लग रहा है आप सभी लोग जिस तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। जिनको नहीं मालूम है उनको बता दें कि आंसर रिव्यू का एक ग्रुप है आईएएस दरबार टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाकर के आपको सर्च करना है आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप, आपको मिल जाएगा। उसको फटाफट से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपना आंसर पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पर बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके आंसर्स को पढ़ सकते हैं। वहीं आपको पीडीएफ मिलता है डेली बेसिस पर, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है और उसको और ज़्यादा हम लोग एनरिच बनाएंगे धीरे धीरे। तो आप लोग उसको टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कीजिए। और आज के सेशन में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और कल के क्वेश्चन का आंसर भी देखने वाले हैं। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें इस पूरे डिस्कशन में आपको मिलने वाली हैं, थोड़ा पेशेंस जरूर बना करके रखिएगा। आज के फैक्ट्स में यानी बैकग्राउंडर में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर आपको एक ब्रीफ बताऊंगी फिर से जिनको नहीं मालूम है। और ये मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इनजेन्युइनिटी क्या है, स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट किसका है, स्पेस एक्स प्रोग्राम क्या है, और इसके अलावा कई सारे और फैक्ट हैं जिसको यहाँ पर बैकग्राउंड में लिखा नहीं गया है बट आपको आर्टिकल में मिलेगा, तो उसको आपको ध्यान से नोट करना है और पढ़ना है। तो पहला आर्टिकल है अ होम फॉर टाइगर, दूसरा होगा द गवर्नमेंट वी डिजर्व, एंड तीसरा आर्टिकल होगा डेस्टिनेशन मार्स। और यहाँ पे मार्स पर जो एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है खास करके नासा को टारगेट करके लिखा गया, और नासा का जो परसिवरेंस रोवर है उसका जिक्र होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए आंसर राइटिंग पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। पहला वाला सवाल कंजर्वेशन पर टाइगर और जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उससे एसोसिएटेड है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। आपने एक क्वेश्चन लिखा था उस दिन, बट ये वाला दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको बैलेंस व्यू को लिखना है, ठीक है, अपना ओपिनियन देना है। हिंदी में भी क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग आपको पहला क्वेश्चन बताना है मॉक्सी या फिर जो मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में पूछा गया है। ज़रूर कीजिएगा कमेंट में आंसर क्या इसका सही आंसर होगा। बाकी लोग भी कमेंट करते हैं, आप लोग भी कीजिए, बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं। और अगला सवाल है यहाँ पे टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है ये बताना है, ठीक है। तो आपको इसमें आई होप मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जब आप डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा।
सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आपको बता दें ऑनलाइन प्रोग्राम में कुछ नए फीचर्स को ऐड कर दिया गया है और बेहतरीन प्रोग्राम है जिसमें आपको पर्सनली गाइडेंस भी मिलेगा। तो एक मेंटर होंगे, इसके अलावा क्लासरूम प्रोग्राम होगा जो लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से आपको दिया जाएगा। इसके अलावा डाउट सेशन और ट्रेनिंग का अलग से प्रोग्राम होगा और ये सारी एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर आप ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 8750069419 पर, या आप मैसेज भी ड्रॉप करके जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल, अ होम फॉर टाइगर। तो कहाँ एसोसिएट होगा ये, एनवायरनमेंट में। और एनवायरनमेंट कहाँ पर है, जीएस पेपर 3 में आपका एक टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा कंजर्वेशन, और ये सारे जो ऐसे न्यूज़ हैं वो कंजर्वेशन में ही आ जाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंडर में कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात टाइगर की है तो टाइगर सेंसस को भी हमें जान लेना चाहिए। जो रीसेंट सेंसस आया था 2018 का, उसमें क्या रिपोर्ट सामने आई थी। उसमें रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि टाइगर के नंबर्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। जो एक डाटा था उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। उसमें मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स 526 पाए गए। टॉप परफॉर्मेंस में से एक है मध्य प्रदेश। उसके बाद कर्नाटका, जहाँ पर सिर्फ 2 टाइगर कम पाए गए यानी 524, और उसके बाद उत्तराखंड है 442 नंबर ऑफ टाइगर्स वहाँ पर पाए गए और ये टॉप परफॉर्मर्स में से एक थे, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है उसमें से नाम आता है मध्य प्रदेश का, जिसमें कि 71% तक इंक्रीज़ हुआ है। फिर महाराष्ट्र 64% तक, एंड देन कर्नाटका 29% तक इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्स्ट परफॉर्मर्स भी पाए गए और उस वर्स्ट परफॉर्मर्स में से कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व भी जहाँ पर एक भी टाइगर नहीं पाए गए। तो ये सारी चीज़ें भी हुई। और नाउ अब टाइगर रिजर्व और सेंचुरी की बात कर लेते हैं। इस दौरान जो इंडिया में टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं, तो उसमें कैसे उसको और अच्छा बनाना है इन सब की भी कोशिश की गई। तो मध्य प्रदेश में जो पेंच सेंचुरी है और केरला की पेरियार सेंचुरी इमर्ज एज द बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व। तो इन दोनों सेंचुरी में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइगर रिजर्व को मैनेज किया गया। तो याद रखिएगा, पेंच सेंचुरी मध्य प्रदेश में है और पेरियार सेंचुरी केरला में है, ये आपको याद रखना है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हुआ है 2014 से। दाम्फा और राजाजी रिजर्व, तो दाम्फा कहाँ पर है, मिजोरम में है, वहीं जो राजाजी रिजर्व है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है क्योंकि उत्तराखंड में जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, तो इस वजह से आपको इसको ध्यान में रखना है। और कहाँ कहाँ पर नो टाइगर मिले हैं, तो जहाँ पर एक भी टाइगर नहीं मिला उनमें से नाम क्या आता है, दैट द बुक्सा जो कि वेस्ट बंगाल में है, पलामू झारखंड में और दाम्पा मिजोरम में, जहाँ पर एक भी टाइगर नहीं मिले हैं। वेरस ये मिजोरम और उत्तराखंड जो है वो बॉटम में है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। दम्पा और टाइगर रिजर्व और राजाजी रिजर्व जो है मिजोरम और उत्तराखंड में है और ये बॉटम लिस्ट में शामिल हो गए हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है इन दोनों रिजर्व में, ठीक है। आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं। मेन आर्टिकल में क्या कहा गया है। जैसा कि आपको अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ये लगता है कि सिचुएशंस अच्छी हो गई हैं, टाइगर के नंबर्स बढ़े हैं, ठीक है। और बिग कैट्स इनको कहा जाता है, इनके नंबर्स जो है नियरली 3000 हो गए हैं कंट्री में। हमने कल भी एक न्यूज़ में डिस्कस किया था कि 70% जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो भारत में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है और तरक्की भी कर रहा है, एक अच्छी न्यूज़ है ये। 2006 में जब हमने स्टार्ट किया था पूरा प्रोजेक्ट टाइगर के पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज़ करना है, तब से लेकर के अभी तक जो सिचुएशंस हैं वो अच्छी हो गई हैं, क्योंकि 2006 में ऐसा हुआ था कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ से कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए थे टाइगर्स, लेकिन अब हमने उसको बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर दिया नंबर्स को। और इसके अलावा जो अगर टाइगर रिजर्व्स हैं या जो सेंचुरीज़ हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं जहाँ पर हम बता सकते हैं। लेकिन इसी दौरान ये भी देखा गया कि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है पास्ट 5 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और इसका क्या कारण है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। हैबिटेट क्राइसिस उसमें से एक कारण है। तो आपको बता दूं कि जो मेल टाइगर्स होते हैं उनको कितना एरिया चाहिए होता है और जो फीमेल टाइगर होती हैं उनको कितना एरिया चाहिए होता है। तो 70 से 150 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं जो मेल टाइगर होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वहीं फीमेल जो टाइगर्स होती हैं उनको 20 टू 60 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया चाहिए होता है ना।
अब ये जो टाइगर हैं, अब ये क्या होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि अपने टेरिटरी को लेकर के ये बहुत पॉजिटिव होते हैं, या यूं कहें कि ये बिल्कुल भी अपने हैबिटेट को, अपने टेरिटरी को शेयर करना पसंद नहीं करते। ठीक है ना, ये इनकी क्वालिटी होती है या इनका फीचर होता है, याद रखिएगा। ये ऐसे एनिमल हैं जो शेयरिंग स्पेस में बिलीव नहीं करते और बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आता, बल्कि ये अपने जो सिबलिंग्स और कब्स होते हैं उनको भी शेयर नहीं करते, राइट। तो अब एक तो इनकी ये ऐसा प्रिंसिपल है, इनका ऐसा तरीका है, और दूसरा अगर आप हैबिटेट की बात करते हैं तो उसकी हर तरफ क्राइसिस है। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है उससे कई बार ये लोग बाहर चले आते हैं हैबिटेट की खोज में। वहीं दूसरी तरफ कुछ जो नए टाइगर जैसे 1 से 1.5 साल के होते हैं, तो वो लोग अपना हैबिटेट ढूंढना शुरू कर देते हैं, उनको अपनी टेरिटरी या अपना जो एरिया है उसको कवर करने में लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो पुराने, जो सीनियर या ओल्ड टाइगर्स हैं, उनको वो भगा देते हैं बाहर उस एरिया से, और इस तरीके से इनका कांटेक्ट फिर ह्यूमन के साथ होने लग जाता है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट इस एरिया के अलावा फूड की भी होती है, और फूड में इनको कम से कम 500 एनिमल्स होने चाहिए प्रे बेस के तौर पर उनके एरिया में। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपने फूड के लिए, हैबिटेट के लिए बाहर सर्च करेंगे, और इसी दौरान ये लोग अपने हैबिटेट एंड फूड के लिए जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर जो लाइव स्टॉक हैं उनकी क्षति होने लग जाती है, या ह्यूमन को ये टारगेट करने लग जाते हैं और अटैक करने लग जाते हैं उन पर। जबकि इनका जो नेचुरल बिहेवियर है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ह्यूमन पर ये अटैक करें, लेकिन इस दौरान जो अटैक के नंबर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। और एक डाटा ये बताता है, ये डाटा मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनका डाटा इन्होंने कहा कि 2015 से लेकर के 2018 में टोटल 100 पीपल्स की जान गई है और इनको टाइगर के द्वारा किल किया गया है, ये डाटा बताता है। ठीक है, तो आपको कारण समझ में आ गया कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है। टेरिटरी अपनी हैबिटेट की खोज में रहते हैं, और क्राइसिस होने की वजह से इनका कांटेक्ट ह्यूमन से होता है, विलेज में लोगों से हो जाता है, और फूड क्राइसिस होने की वजह से भी ये वहां पर जाके अटैक करने लग जाते हैं। तो कंक्लूजन में क्या कहा गया है, दैट टाइगर पॉपुलेशन सीम्स टू ग्रोइंग इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड, इन सारी जगह पर ग्रो हुआ है। और वहीं पर एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं दैट द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कैन बी सॉल्व बाय रीलोकेटिंग सम टाइगर्स फ्रॉम प्लेस हुज कैरिंग कैपेसिटी इज चैलेंज्ड। तो क्या है, जहाँ पर अभी लग रहा है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं टाइगर्स के, लेकिन अगर वहाँ पर रिसोर्स नहीं है ज़्यादा, तो उनको रीलोकेट करना चाहिए दूसरी जगह पर जहाँ पर टाइगर की संख्या कम है। तो जो एनिमल को होस्ट करने वाले प्लेसेस हैं, वहाँ पर मैनेज करने वाले जो लोग हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि कैसे वो ओवरऑल कंजर्वेशन कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसे में एक तरफ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सक्सेस को कि हमने टाइगर कंजर्व किया और बहुत अच्छे से हमने नंबर को इंक्रीज़ किया, वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनका जो ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और इसके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशन की तरफ हमें ध्यान देना होगा कि कैसे हम उनको और बचा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, द गवर्नमेंट वी डिजर्व। कहाँ पर आ जाएगा, जीएस पेपर 2 में आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 2 में आ जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली मेंशन्ड है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर है, फीचर है, और उसी पर हम बात कर रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में, और उसको लेकर के अभी फिर से बातें शुरू हो चुकी हैं। तो इसका बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको पहले बताया था, बट जो नए लोग हैं अभी 1-2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए फिर से बता देते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेसिकली अमेरिका का है, राइट। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, और उसके कुछ फीचर्स हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, और ये 4 उसके फीचर हैं, जिसमें कि डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, वीटो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, और इस तरीके से कई सारे और चीज़ें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको भारत को देख लेना है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि हमने इसमें कुछ चीज़ों को बदला भी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम क्यों यहाँ पर रखे हुए हैं या लाना चाहते हैं, या हमने अडॉप्ट किया था, क्योंकि एक तो हम इससे फेमिलियर थे पार्लियामेंट्री सिस्टम से, क्योंकि ये ब्रिटिश का सिस्टम था, तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे, और दूसरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे हैं वो इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे।
इसके इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि यहाँ पर भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, और इसमें जो स्टेट है और सेंटर है, इन दोनों के जो पावर्स हैं उनको कैसे बैलेंस करना है, इस बात पर ध्यान देना था। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको इंश्योर करने के लिए भी पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति को डोमिनेट करने नहीं दे सकते थे, तो इस वजह से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाने के लिए इस सिस्टम को चुना गया था। तो इसके सारे फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए, क्या होता है एग्जैक्टली फीचर क्या है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की, राइट, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के। तो ये सारे फीचर आपको ध्यान में रखना है। आइए मेन आर्टिकल में चलते हैं, और आर्टिकल की शुरुआत भी उसी 25 जुलाई वाले आर्टिकल से की गई है। तो राइटर जो हैं वो शशि थरूर साहब के इस आर्टिकल को ही पॉइंट आउट करके कहते हैं कि एक बार फिर उन्होंने इस पूरे मुद्दे को इस पूरे डिबेट में लाया है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि ये सारी जो बातें थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो डिबेट था वो थोड़ा थम सा गया था, और इनकी इस आर्टिकल की वजह से ये डिबेट एक बार फिर शुरू हो गया है कि इस पर फिर बातचीत होनी चाहिए, और उसी पे ये आगे डिस्कस करते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो आपको मालूम है कि ये जो आर्टिकल लिखा गया था ये राजस्थान के चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस पर लिखा गया था, कि आज की जो सरकार है या आज का जो सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है कि हम गवर्नेंस से ज़्यादा गवर्नमेंट पर फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कैसे बचाना है इस बात पर फोकस कर रहे हैं, और इसलिए हमें इस सिस्टम को हटाना चाहिए और हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा था। अब उनको काउंटर करते हुए यहाँ पर ये अपने व्यूज़ रख रहे हैं। इनका मानना है कि ये जो सिस्टम चल रहा है ना, पॉलिटिकल क्राइसिस जो आप देख रहे हैं राजस्थान में, या इससे पहले मध्य प्रदेश, इससे पहले कर्नाटका, इन सारी जगह पर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म की वजह से नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फॉल्ट इसमें नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट है, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स हैं, उनमें जो परेशानियां हैं हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को डोमिनेट करते हों या पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्लास से आते हों, तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज अनलाइकली टू चेंज इवन इन इंडिया मूव्स टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब इनका कहना है कि अगर इंडिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ मूव होता है तब भी कुछ बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है, क्योंकि सिचुएशन तब भी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। एंड ऐसा इनका मानना है कि जो तब तो क्या होगा, और ज़्यादा जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर डेडलॉक है वो बना रहेगा, और तब और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, तब और ज़्यादा जो लॉज हैं या बिल्स वगैरह हैं वो पास नहीं होंगे, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें परेशानी आ जाएगी अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लाया जाता है तो। और दूसरा जो यहाँ पर कास्ट कम्युनल कंसिडरेशन है, प्ले अ बिग रोल इन इंडियन इलेक्शन, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग जाएगा अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ही लेकर के आते हैं। तो इससे सोसाइटल वायरस, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो कास्ट कम्युनिटी ये सारी चीज़ें हैं, रिलीजन, ये भारत में जब इंडियन इलेक्शन होता है, इलेक्शन के समय में एक वायरस की तरह रोल प्ले करते हैं, और ये इट इज़ अनलाइकली टू डिसअपियर बाय स्विचिंग टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जाते हैं तो हो सकता है कि ये जो सोसाइटल वायरस है ये डिसअपियर हो जाए। द सेम कंसिडरेशन विल अप्लाई इन चूजिंग द प्रेसिडेंशियल कैबिनेट दैट अफेक्ट कैबिनेट फॉर्मेशन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो वहाँ पर एक और बात कही गई थी, आपको याद होगा, कि अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जाएंगे तो उसमें अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना कैबिनेट बना पाएंगे, और उसमें उन लोगों को चुना जाएगा जिनके अंदर मेरिट होगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, ना कि वो लोग जिनको कि आपको बनाना ही है, मजबूरी है। तो यहाँ पे अब ये कहते हैं कि ये ऐसा अज्यूम करना एक यूटोपिया हो सकता है, और प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा अपने कैबिनेट को चुनने के लिए मेरिट को ही कंसीडर करेंगे, ये ऐसा अज्यूम करना एक यूटोपिया है इनके हिसाब से। इनफैक्ट लीविंग द चॉइस ऑफ द कैबिनेट द विम एंड फ्रेंड्स द प्रेसिडेंट विल एडिशनली वाइड द प्रोसेस। हो सकता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना कैबिनेट का वही खत्म कर दिया जाए। एंड नीड टू चेंज पॉलिटिकल कल्चर, इनका कहना है कि अगर आपको सच में कुछ बदलना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाना है, तो उसमें यहाँ इस समय में प्रॉब्लम पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल कल्चर है भारत का वो है। तो अभी क्या होना चाहिए, ज़रूरत है पॉलिटिकल कल्चर को बदलने की। यहाँ पे तीसरा ये बताए हैं, इन द एब्सेंस ऑफ वाइबल पार्टी स्ट्रक्चर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम विल एनकरेज इवन मोर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय द इलेक्टेड लेजिस्लेचर। तो हो सकता है कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी देखने को मिले एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर की तरफ। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज
इसकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अभी जब हम रबर स्टैम्प की बात करते हैं कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज़ हैं जो रबर स्टैम्प की तरह हैं, और तब क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बिकॉज एक व्यक्ति का डोमिनेंस सोसाइटी में होगा, गवर्नमेंट पर होगा। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल कल्चर है, अभी ज़रूरत इसकी है कि उसको बदल दिया जाए और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को ठीक किया जाए। बिकॉज अभी पेंडेमिक के समय में ये बहुत क्लियर कट एविडेंस हमें दिखा कि लोगों के हेल्थ का कोई बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं है सोसाइटी में। जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके सोशल सिक्योरिटी का कोई कंसिडरेशन नहीं है। जो लोग वोट कास्ट करते हैं, जो लोग वोट देते हैं स्टेट और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, उनके लिए बहुत कम सोचा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हम करते हैं, उसके बजाय लोगों के ऊपर उसको खर्च किया जाए, जो जनरल पब्लिक है उनके ऊपर उसको खर्च किया जाए, ये एक ट्रू स्पिरिट हो सकता है गवर्नमेंट का। And the twin factor and not particular form of government are independent variables that help explain the sorry state of the democratic institutions that through lament so equally। तो यहाँ पे इनका कहना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर डिबेट करना बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। जो इंडियन सिस्टम है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको साउंड बनाने की ज़रूरत है। बल्कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जाते हैं तो ये कोई ऐसा रामबाण नहीं होगा जो सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, मार्स पर एसोसिएटेड है यह आर्टिकल। परसिवरेंस लॉन्च टुडे, और इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। अवेयरनेस इन द आईटी फील्ड या फिर स्पेस, यहाँ पे जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको एसोसिएट करेंगे इस एक्सप्लेन को। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। व्हाट हैज़ नासाज एक्सपीरियंस बीन विद मल्टीपल जनरेशन ऑफ मार्स रोवर। तो अभी तक नासा के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं मार्स प्लैनेट को लेकर के, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं शुरू में। तो 1997 से नासा एक्सप्लोर कर रहा है मार्स को, और पिछले 23 सालों में काफ़ी कुछ कर चुका है। इनका सबसे पहला जो मिशन था वो पाथ फाइंडर मिशन था मार्स पर। ये याद रखिएगा कि ये मिशन नासा का था, ठीक है, जो मार्स के लिए भेजा गया था। और उसके बाद कई सारे रोवर्स इस लाइन में आए, जैसे कि स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, उसके बाद क्यूरोसिटी। तो ये सारे रोवर्स हैं, यानी 2003 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर को भेजा गया था। उसके बाद 2012 में क्यूरोसिटी रोवर को भेजा गया था। और ये सारे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्स को, कि वहाँ का जो भी सिस्टम है वो पता लग पाए, वहाँ के सॉइल कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है। और इस तरीके से बहुत सारे अचीवमेंट नासा के हाथ लगे हैं इस दौरान। वहीं सोजर्नर एक ऐसा रोवर है जो बहुत ही छोटा है साइज में, ऑलमोस्ट लाइक अ टॉय, couple of feet in length and width, spirit and opportunity were much larger। तो कैसे देखिए धीरे धीरे नासा आगे बढ़ा है। पहले जो रोवर था बहुत ही छोटा सा था, टॉय की तरह, फिर उससे बड़ा आया। और जो क्यूरोसिटी और परसिवरेंस है ये एक स्मॉल कार की इतनी साइज़ का है। तो क्यूरोसिटी 2012 में था और जो परसिवरेंस है 2020 में इसको लॉन्च किया जा रहा है, और इसका साइज़ सबसे बड़ा है अभी तक जो इन्होंने भेजा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पर जो सोजर रोवर था वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द न्यू परसिवरेंस। अभी ये जो परसिवरेंस है इसका क्या कुछ है, इसमें क्या अचीवमेंट मिलने वाला है, क्या सिग्निफिकेंस इसका, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट को कैरी किया जाएगा, और ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा विल कैरी अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब इट विल मैन्युफैक्चर मॉलिकुलर ऑक्सीजन ऑन मार्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है, उसी को यूज़ करके इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाएगा, और मॉलिकुलर ऑक्सीजन में और फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा कदम है ये, और अगर इसमें सक्सेस मिलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। नाउ नासा जार्गन इसरो मीन्स इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखिए जो हम इसरो एक्सपेरिमेंट बोल रहे थे इसका फुल फॉर्म क्या है, इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और इसका मतलब क्या है, जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो जो लोकल रिसोर्स है, इन सीटू मतलब लोकल या अंदर, एक्स सीटू मतलब बाहर, इन सीटू मतलब अंदर, तो इन सीटू मतलब लोकल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ करके ह्यूमन नीड के लिए क्रिएट करना, स्पेस क्राफ्ट के रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसका ये इसरो है और इसी एक्सपेरिमेंट पर ये पूरा काम चल रहा है। एंड
कैसे ये फ़ायदेमंद होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसके अगर इसरो नहीं होता, जैसे इसरो नहीं है तो कितना मुश्किल है मार्स पर जाना। ये इसका एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि एक एस्ट्रोनॉट को अगर वहाँ पे मान लीजिए 2 साल रहने हैं, 2 साल के लिए उनको यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के जाना और फ्यूल लेकर के जाना और वाटर लेकर के जाना, ये काफ़ी मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। जिसको कि इन्होंने और सिंपल सा एग्जांपल दे के बताया है आपको कि अगर आपको न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है और 2 साल के लिए आप यहाँ से अपना ऑक्सीजन, फूड सप्लाई, एयरक्राफ्ट फ्यूल ये सब उठा के लेके जाते हैं न्यूयॉर्क, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा आपको मुश्किल होगा या फिर कितना एक्सपेंसिव होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जब ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा। एंड फर्स्ट ऑक्सीजन कैन बी यूज टू ह्यूमन विजिटर्स टू मार्स। तो अब द ऑक्सीजन कैन बी यूज फॉर अ ह्यूमन विजिटर टू मार्स। तो अब जो लोग वहाँ मार्स पर जाना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, वो भी जा पाएंगे। एंड द ऑक्सीजन कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर रॉकेट फ्यूल फॉर द रिटर्न जर्नी। तो इधर से जाना भी पॉसिबल होगा, उधर से आने के लिए वहीं पर वो ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर भी कर लेंगे रिटर्न जर्नी के लिए। तो एक बहुत बड़ा ये कदम आप मान सकते हैं नासा का जो इसमें लिया गया है। एंड सेकेंड परसिवरेंस विल कैरी इन जेन्युइनिटी। तो एक और अचीवमेंट है। एक तो पहला हमने देखा बताया आपको एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा मॉक्सी। और दूसरा क्या है इन जेन्युइनिटी, ये क्या है, एक हेलीकॉप्टर है ये, फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स। तो हेलीकॉप्टर तो है लेकिन यहाँ अर्थ पर फ्लाई करने के लिए नहीं बल्कि मार्स पर फ्लाई करने के लिए हेलीकॉप्टर बनाया गया है जो कि परसिवरेंस के द्वारा ही भेजा जा रहा है। एंड ये पहली बार ऐसा होगा जब किसी अदर प्लैनेट या सैटेलाइट में किसी का हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखेगा। तो इंजेन्युइटी इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। द चैलेंज ऑफ कोर्स इज नॉट फ्लाई द हेलीकॉप्टर बट द एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स। तो हेलीकॉप्टर फ्लाई तो हो ही जाएगा, अगर उसको बनाया गया है तो फ्लाई हो भी रहा होगा, लेकिन वहाँ उस मार्स के एटमॉस्फेयर में जा करके ये फ्लाई होता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको अभी देखा जाएगा। एंड जिस तरीके से अर्थ पर ड्रोन होता है वैसे ही मार्स हेलीकॉप्टर कैन हेल्प इन रोवर ड्राइव प्लानिंग एंड इन द फेचिंग सैम्पल्स फ्रॉम द लोकेशन। तो जैसे हम यहाँ पर अर्थ पर रिसोर्सेज फाइंड आउट करते हैं वैसे ही ये जो हेलीकॉप्टर है वहाँ पर मार्स पर ये काम कर पाएगा। तीसरा क्या अचीवमेंट है कि इन द प्लान फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग बैक रॉक सैम्पल्स फ्रॉम द मार्स। तो अब यहाँ पर अर्थ पर लेबोरेटरीज में सर्च करने के लिए वहाँ से रॉक सैंपल्स को भी ला पाना आसान हो जाएगा। ये तीसरा प्लान है और तीसरा ये इसमें लिया गया है। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द नियर टर्म इंटरेस्ट इन मार्स। तो क्यों इतना इंटरेस्ट है लोगों का मार्स पर, आपको कारण मालूम है, क्योंकि मार्स ही एकमात्र वो प्लेनेट है जहाँ पर ये माना जाता है कि लाइफ हो सकती है। क्योंकि पुराने समय में ऐसा पाया गया है कि वहाँ पर वाटर का फ्लो होता था और अगर ऐसा था तो आज भी हो सकता है कि जो लाइफ की कंडीशन होती है उसको वो सपोर्ट करे। और इसी के लिए इसके एक्सप्लोरेशन में सभी ऑलमोस्ट जितनी कंट्री जो स्पेस के फील्ड में काम करती हैं वो लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और इसमें अब जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जैसे कि आपका एलन मस्क का भी कई सारा प्रोजेक्ट है जो मार्स के लिए चल रहा है। तो इसी पर एक और लुक लेते हैं। एलन मस्क ने ऑब्वियसली बहुत बड़े विजनरी हैं ये, और इन्होंने अपने आप को अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत एक्सप्लोर कर दिया है। तो सिर्फ नासा नहीं बल्कि एलन मस्क का भी प्रोजेक्ट मार्स तक जाने के लिए तैयार है। इसके पहले ये मून पर अपना प्रोजेक्ट भेजने वाले हैं, जो पहला प्राइवेट पैसेंजर मिशन होगा मून पर 2023 में इनका है। इसके बाद 2024 में मार्स के लिए मिशन भेजा जाएगा। तो इस तरीके से एलन मस्क के भी काफ़ी अचीवमेंट हैं स्पेस की दुनिया में। इनका स्पेस क्राफ्ट है स्टारशिप, याद रखिएगा स्टारशिप जो स्पेस क्राफ्ट है काफ़ी पावरफुल लॉन्च व्हीकल है और इसका यूज़ किया जा रहा है पूरे स्पेस के टर्म्स में, उसको कैसे और एक्सप्लोर करना है। इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो इनके अभी रनिंग हैं और आने वाले हैं। तो आइए प्रीवियस डे के क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल आपसे जीएसटी काउंसिल पर पूछा गया था और जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया है तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 279A के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। ओके, अगला सवाल है आपसे पूछा गया था आर्टिकल पर और दोनों ही आर्टिकल इसमें सही गिवन थे क्योंकि हमने इस पर कल डिस्कशन भी किया था, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। और अगला सवाल गवर्नर पर पूछा गया था, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स न्यूज़ में हैं तो आप लोग प्लीज़ रेडी रहिएगा इनको लेकर के।
4 स्टेटमेंट दिया गया था, एलिजिबिलिटी पूछी गई थी, गवर्नर कौन बन सकता है। तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, सी होगा इसका भी आंसर। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। आज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं शुरुआत में, प्लीज़ उसका भी आंसर दीजिए, और आंसर राइटिंग के लिए अपना आंसर लिख करके जो आंसर रिव्यू का ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर ले फटाफट से और वहाँ पर भेज दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सकता है, ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, एंड आई होप कि आप मेरे इस रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे। थैंक यू।